Today we are going to start chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. Basically ये जो चैप्टर है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का मटेरियल है उसके बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे जेनेटिक्स के टॉपिक के बारे में बात करें तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है. दिस इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स. ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जीन्स के बारे में बात करते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं और उस मटेरियल के बारे में बात करते हैं जो हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल करवाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं. और वो मटेरियल कौन सा होता है? वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं. तो यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर मेंडल. मेंडल के हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि गार्डन पी है. कुछ टर्म्स है जो आपके लिए जानने की बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी बोल सकते हो आप, दैट डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो अब इनहेरिटेंस क्या हुआ? इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस हेरिडिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, ये जो हेरिडिटी वर्ड है ये ऊपर वाली डेफिनेशन में है. इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, इनहेरिटेंस किसके बेसिस पे होता है? हेरिडिटी के बेसिस पे होता है. और जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना ज़रूरी है. हेरिडिटी क्या है? स्टडी है. और इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रोसेस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर. ठीक है, हेरिडिटी के बारे में यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, तो आप ये इसको याद रखना है, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना. देखो, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा डिटेल में जेनेटिक्स को है जो बताया था, डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. लेकिन ये जो टर्म है जेनेटिक्स, ठीक है, इसको सबसे पहले यूज्ड किसने किया था? फर्स्ट यूज्ड बाय बेटसन, BATESON, बेटसन. अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको लगभग 7 ईयर्स लगे थे परफॉर्म करने में, 1856 से 63 तक. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने 7 ईयर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए. फिर ये पूछते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पर किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था गार्डन पी पर. ठीक है, जिसको बोला जाता है पाइसन सटाइवम. ये नाम आपको याद रखना है. ठीक है, तो जो मेंडल ने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था. ठीक है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था? 7 ईयर्स का था, 56 से 63 तक का था. तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा था और क्यों किया था? उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि वो वेरिएशंस को पता करना चाहते थे. जैसे सारे पी प्लांट है, ठीक है, अब है तो सारे पी प्लांट, लेकिन हर पी प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, तो वो इस वेरिएशन को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. ये पता करा उन्होंने कि इतने सारी वेराइटीज़ है, इतने सारे रीज़न्स है हमारे पास में कि हमारे पास में इतने सारे तरीके के पी प्लांट है. ठीक है, तो वो कैसे हैं? देखो, जो उनके पास में जो कैरेक्टर्स थे, जो पी प्लांट के अंदर जो ट्रेड्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो 7 थे. ठीक है, और उसके अंदर जो वेराइटीज़ थी वो थी 14. ये कैरेक्टर्स और वेराइटीज़ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी थी कि वो कैरेक्टर्स जो थे वो 7 थे और वेराइटीज़ कितनी थी? 14 थी. अब देखो, उसमें 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? उसमें आपकी सीड का शेप हो सकता है, सीड का कलर हो सकता है, फ्लावर का कलर हो सकता है, पॉट शेप हो सकता है, पॉट कलर हो सकता है, फ्लावर पोजीशन हो सकती है और स्टीम हाइट. अब देखो, उनके पास में जो ट्रेड्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता रखा है कि एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव. ठीक है, यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, बस उसका यहाँ थोड़ा सा डिटेल दे रखा है. देखो, डोमिनेंट वो कि कोई भी ऐसा ट्रेड या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेगा, फिर चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो. अब होमोजाइगस क्या होता है? देखो, आपने ये पढ़ा है कि जो कैपिटल टी जो है ये एक जीन है. और जेनेटिक्स होते क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन. जीन एक ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग फैक्टर्स को. इनके पास में ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो रिक्वायर्ड होती है टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स.
अब यहाँ पे मैंने आपको जीन का एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल टी। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी भी जीन का ही एग्जांपल है और स्मॉल टी भी जीन का ही एग्जांपल है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो कैपिटल टी है ये कुछ ऐसे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा जो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये एक ऐसा जीन है जो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये डोमिनेंट है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी मतलब कोई ऐसा मतलब ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इजीली। ये छोटा है, छोटे का मतलब क्या होता है? रेसेसिव। इतना याद रखो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इजीली जब तक उसके साथ में कोई बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैपिटल टी और यहाँ पे एक स्मॉल टी है, लेकिन हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही सामने आता है, रेसेसिव सामने नहीं आता है। ठीक है, टी यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है, और जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के आगे छोटा है। ठीक है, तो ये एक जो चीज़ लंबी होगी वो हमको इजीली नज़र आएगी, लेकिन जो चीज़ छोटी होगी वो हमको देर से नज़र आएगी। अगर हम लंबी के साथ में कोई छोटी चीज़ को रख देंगे तो क्या हम उसको इजीली देख सकते हैं क्या? तो हमारे सामने आएगा कौन, इजीली एक्सप्रेस कौन होगा? जो टॉल होगा वही होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, जो कैपिटल टी जहाँ पर भी हो मतलब वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और स्मॉल टी क्या शो करता है? रेसेसिव को शो करता है। इसीलिए यहाँ पर ये भी टॉल कैटेगरी में आएगा और ये किस में आएगा? ड्वार्फ में। और हमेशा याद रखना कि जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे हम कैपिटल ए, मतलब अगर मैं इसको स्मॉल ए लेना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ पर स्मॉल ए लिया है तो मुझे इसको कैपिटल ए ही लेना होगा। ठीक है, तो आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब इजीली समझ में आ गया है। देखो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी वो जो स्मॉल टी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये कौन सी है? होमोजाइगस में ही वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ड्वार्फ ही, तो मतलब जैसे अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो चीज़ टॉल ही कहलाएगी, और अगर स्मॉल टी दोनों एक साथ पेयर में हैं तो वो ड्वार्फ कहलाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए, यहाँ पे जो एक सिंगल जीन है वो कैसे प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है अगर हम जीन्स की बात करें तो। अब यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एक जीन है, तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलीन। देखो, एक ही जीन के दोनों पार्ट है, लेकिन ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? एलीन। ठीक है, जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो एली कहलाते हैं। एली को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। देखो, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है। होमो का मतलब होता है एक ही तरह के एलीज, और डिफरेंट का मतलब होता है क्या? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट तरह के एलीज। ठीक है, तो एलीज ने डिफाइन किया है कि जीन्स क्या होते हैं, और किसी भी जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एलीज बोला जाता है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है।